मित्रों नमस्कार। आज हम कुंडली के उस विषय पर बात करेंगे जो वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी बुराई है और कुंडली में भी वो सबसे बड़ी बुराई की एक जड़ है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, घर में कलह हो रही है, मेहनत करने पर भी उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आर्थिक गरीबी संघर्ष चलता चला जा रहा है, नौकरी बार बार छूटती चली जा रही है, कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कर्ज के जंजाल में हम फंसे जा रहे हैं, संतान हो नहीं रही, यदि संतान हुई भी है तो वो विकलांग है, पीड़ित है, असाध्य रोगों से पीड़ित है, नींद नहीं आ रही है। अगर आप इन सब बुराइयों से ग्रसित हैं तो मान लीजिए कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है कि जब राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। आज की इस कुंडली में, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि काल सर्प योग क्या है, कैसे बनता है, और ये भी बताऊंगा कि वास्तव में कुछ लोग कह देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन वास्तव में वो काल सर्प योग नहीं होता है, निश्चित तौर पर नहीं होता है। और काल सर्प योग किन स्थितियों में बहुत अच्छा है, आगे चल करके मैं आपको बड़े बड़े हस्तियों की कुंडलियां भी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि वास्तव में काल सर्प योग उनकी कुंडली में दिख रहा है लेकिन वो जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो वास्तव में काल सर्प योग हमेशा बुरा नहीं होता है। ये कब बुरा होता है, कैसे बुरा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए कि काल सर्प योग वह विषैला सांप की तरह है कि जो एक प्रकार से आपके सभी ग्रहों के फलों को नष्ट कर देता है और आपको किसी भी ग्रह का कोई फल नहीं मिलता। याद रखिए पाप कर्तरी योग में क्या होता है कि पाप कर्तरी योग में तो केवल एक ग्रह जो है दो दुष्ट ग्रहों के बीच में फंसकर अपने फल नहीं देता है। जैसे आप इस कुंडली को देख रहे हैं, ये पाप कर्तरी योग की कुंडली आपको दिख रही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका बुध है वो सूर्य और शनि के बीच में, बुध जो सप्तम में बैठा हुआ है वह सूर्य और शनि के बीच में फंस गया है। तो केवल एक ही ग्रह आपका ऐसा है जो आपको फल नहीं दे पा रहा है। लेकिन याद रखिए जो आपके काल सर्प योग होता है वह तो आपके सभी ग्रहों के फलों को नष्ट कर देता है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी है कि कुल मिला के यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जीवन के 42 से 43 वर्ष तक आप परेशान ही रहेंगे, आपका कोई काम नहीं होगा, आप खूब मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, आप जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। तो पाप कर्तरी योग से भी अगर बुरा कोई योग है तो याद रखिए वह आपका काल सर्प दोष है, इसलिए इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। मेरे नंबर शुरू में फ्लैश हो रहे थे, आप उन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। देखिए काल सर्प योग के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि कहीं भी हम राहु केतु के मध्य में सभी ग्रहों को देख लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो काल सर्प योग है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी अपनी कुछ कंडीशन है। मैं आगे चल के आपको चार्ट में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में काल सर्प योग दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में वो काल सर्प दोष है ही नहीं। आप सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली को देख लीजिए, उनकी कुंडली में भी आपको काल सर्प दोष दिखेगा, लेकिन वो देखते हैं कि भारत के कितने महान क्रिकेटर बने। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसा होगा। अब देखिए जैसे इनकी कुंडली में आपको काल सर्प दोष दिख रहा है, राहु और केतु के मध्य में ही आप देखते हैं 6वें स्थान पर राहु बैठे हैं और 12वें स्थान पर केतु बैठे हैं, सभी ग्रह उनके मध्य में हैं, एक तरफ है। लेकिन क्या वास्तव में काल सर्प योग है? नहीं। याद रखिए इनके एक प्रकार से राहु के साथ जो चंद्रमा बैठा हुआ है, यदि मान लीजिए राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है और अंशात्मक स्थिति में वह राहु से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कुल मिला के इनका राहु 17 अंश का है जबकि चंद्रमा इनका 24 अंश का है। आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ये नीचे जहां लाल ब्रैकेट में बना हुआ। तो यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है और वह अंशात्मक स्थिति में राहु से ज्यादा है तो मान लीजिए कि वह काल सर्प योग बिल्कुल नहीं है। आपको वह जीवन में लाभ ही देगा, आपको उससे बहुत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी यदि ग्रह बैठता है तो अंशात्मक स्थिति को जरूर देखिए। यही स्थिति भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री आपके रहे हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी कुंडली में यही स्थिति रही है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की ये कुंडली है जिनके 11वें भाव में राहु बैठा है और पंचम में केतु बैठा है, लेकिन केतु के साथ चूंकि आपका मंगल बैठा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा,
तो अगर केतु के साथ देखिए मंगल बैठा है तो ये बात आप ध्यान दीजिए कुल मिला करके कि एक चीज और भी कुंडली में याद रखिएगा कि अगर अंशात्मक स्थिति में कोई ग्रह ज्यादा है, इनकी भी कुंडली में ऐसा ही है, क्योंकि अंशात्मक स्थिति में वो ज्यादा था। अब ये तीसरी कुंडली आप देखिए जो कुल मिला करके लता मंगेशकर जी की है, इनकी कुंडली में क्या है कुल मिला करके कि काल सर्प दोष तो बन रहा है। आप इनकी कुंडली भी देख लीजिए, राहु आपके 12वें हैं और 6वें स्थान पे आपके केतु बैठे हैं, लेकिन काल सर्प दोष नहीं बनेगा। अब इसका भी तर्क समझ लीजिए। देखिए, राहु को मुख कहा गया है और केतु को पूंछ कहा गया है, तो अगर पूंछ पर कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो मुख वाला तो पूंछ तक नहीं पहुंच पाएगा उसका मुंह, और वो निश्चित तौर पर ग्रह को खा नहीं पाएगा। तो अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ बैठ जाता है तो मान लीजिए कि वो काल सर्प दोष भंग योग है और आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष नहीं बन रहा है। तो इन चीज़ों का आप याद रखिए कि अगर राहु केतु के साथ कोई ग्रह हैं जो अंशात्मक स्थिति में ज़्यादा हैं, या केतु के साथ कोई ग्रह अगर बैठ जाता है तो वह वास्तव में एक प्रकार से काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। इसके सिवा अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का काल सर्प दोष बन रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए, काल सर्प दोष के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। वास्तव में कई स्थितियां ऐसी आती हैं जब काल सर्प दोष बुरा भी होता है और काल सर्प दोष ऐसा अच्छा भी होता है। अब ये कब बुरा होता है, कब अच्छा होता है, वो मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये एक सही उदाहरण है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। अगर आप चतुर्थ स्थान पे देखें तो चंद्रमा राहु बैठे हैं और 10वें स्थान पे आपके केतु बैठे, और देख लीजिए नीचे अंशात्मक स्थिति दिखाई गई है। चंद्रमा जो है राहु से अंशों में कम है, इसलिए यह 100% काल सर्प योग बन रहा है। चूंकि चंद्रमा के अंश कम है, अगर चंद्रमा अंशात्मक स्थिति में ज्यादा होता तो निश्चित तौर पर काल सर्प योग नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर काल सर्प दोष बन रहा है। और याद रखिए, मैं एक और आपको पते की बात बता दूं कि अगर काल सर्प दोष आपका चंद्रमा और शनि के साथ मिलकर बन रहा है राहु का, तो यह कुंडली के लिए सबसे बुरा, सबसे खराब समय होता है। तो याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो यह 42 वर्षों तक, क्या ये जीवन भर चलता है? नहीं, ये आपको 42 वर्षों तक परेशान कर सकता है। इस चीज का आप ध्यान। अब मित्रों, क्या काल सर्प दोष हमेशा बुरा होता है? याद रखिए, काल सर्प दोष सबसे ज़्यादा हमको तब पीड़ित करता है जब राहु की महादशा चलती है या राहु की अंतर्दशा चलती है, या राहु में चंद्रमा चले या राहु में शनि चले, तो हमको 100% निश्चित तौर पर बुरा फल मिलने वाला है और उस समय हमको सबसे ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। तो एक प्रकार से आप काल सर्प दोष की इस बारीकी को जरूर समझे। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो ये चार्ट में आपको दिख रहा है, यदि आपका काल सर्प दोष 3, 6, 11 से बन रहा है, अर्थात राहु या तो 3 में बैठा है, तीसरे भाव में, या 6वें भाव में, या 11वें भाव में, जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है, तो याद रखिए फिर काल सर्प दोष उतना आपको कष्ट नहीं देगा जितना अगर वो अन्य स्थानों पर बैठता, उस समय आपको कष्ट देता। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए कि कितनी मात्रा में हमको वो कष्ट देगा और हमको कितनी मात्रा में उसके उपाय करना है। ये पूरी तरह खराब होता है या पूरी तरह अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं होता है कुल मिला के। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान दें कि अगर 3, 6, 11 में अगर राहु बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बुरे फल नहीं देगा। अगर वो अन्य स्थानों पर जाकर बैठता तो आपको निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बुरे फल प्राप्त होते 100%। तो मित्रों, अब ये प्रश्न उठता है कि जब हमको इतने प्रकार के काल सर्प दोष से काफ़ी ज़्यादा हानि होनी है तो वास्तव में इसके कुछ ना कुछ तो उपाय होंगे। हमको ढेर सारी इसमें दिक्कतें आती हैं, हमको रात में नींद नहीं आती, हम अनजाने से डर से हमेशा भ्रमित रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हैं वो हमेशा होते रहते हैं, नौकरी छूट जाती है, पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते हैं, कुल मिला के गरीबी से जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता है, लड़की की शादी नहीं हो रही या लड़के की शादी नहीं हो रही।
आखिरकार काल सर्प दोष के कुछ न कुछ तो निवारण होंगे। कोई भी कारण होता है तो 100% निवारण भी होते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि ज़्यादातर निवारण तो आपके कुंडली में होते हैं, आपको पता नहीं होता कि हमको क्या करना है। अब मैं आपको इसके निवारण बताऊंगा कि वास्तव में आपको करना क्या है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाए तो आप व्हाट्सअप नंबर जो शुरू में आपको दिख रहे थे वो आप बता सकते हैं, उसमें मुझसे बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मोर पंख का प्रयोग करें। जब भी आप सोएं रात में, तकिए के नीचे आप मोर पंख रख लें, आपको 100% नींद बहुत अच्छी आएगी। जब नींद बहुत अच्छी आएगी तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको टेंशन नहीं होगी, जिससे भी काल सर्प दोष का प्रभाव जो है वो आपके जीवन से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए मोर पंख बहुत आसानी से अवेलेबल है, इनका प्रयोग आप जरूर करें। दूसरा प्रयोग, आप चूंकि काल सर्प दोष में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो मन को होती है, और मन का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा का जो यंत्र है कुल मिला के वो एक प्रकार से मोती है। तो मोती को आप जरूर, चाहे आप गले में पहने या अंगूठी में उसको धारण करें, तो मोती का यदि प्रयोग करते हैं तो आपका चंद्रमा बलवान होगा। क्योंकि काल सर्प दोष में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तीसरा आप उपाय ये करें कि शिव की आराधना जरूर करें। शास्त्रों में भी कहा भी गया कि अगर काल सर्प दोष को 100% आपको खत्म करना है तो आप शिव की आराधना करें। शिव का आराधना से आपका काल सर्प दोष कम होगा। इसके सिवा जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो भी भगवान शंकर का ही होता है, आपको सबको मालूम ही होगा। तो आप अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर से उस पर भी आपको फायदा होगा। इसके सिवा एक चीज आप और याद रखें, यदि आप गरीबों को भोजन करवाते हैं विधि विधान के साथ, यदि गरीबों को भोजन कराया जाता है विधि विधान के साथ, तो निश्चित तौर पर उससे भी आपको फायदा होगा। कुछ और भी उपाय हैं काल सर्प योग के, विशेष उपाय, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको काल सर्प दोष के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, कि कैसे काल सर्प दोष बनता है, कब वो नहीं बनता, किस समय वो ज़्यादा हानि देगा, किस समय वो कम हानि देगा, सारी बारीकियों को मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाए तो निश्चित तौर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसलिए 12 प्रकार के काल सर्प दोष भी बनेंगे। पहला काल सर्प दोष तो अनंत काल सर्प दोष होता है, जिसमें पहले भाव पर राहु और 7वें भाव पर केतु होता है। तो इनकी सबकी बारीकियां मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आगे का वीडियो आप देखते रहे। वीडियो देखने के लिए